कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक तत्वों में हम पढ़ रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सामान्य प्रवृत्तियां। और इन प्रवृत्तियों में अपन ने पढ़ लिया है परमाणु की आयनिक त्रिज्याएं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। साथ ही साथ अपन ने पढ़ा उत्प्रेरक के गुण, रंग, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, अंतराकाशीय यौगिक और मिश्र धातुएं। आज का अपना टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनमें चुंबकीय गुण किस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं, क्यों वो प्रदर्शित करते हैं और कौन से तत्व होंगे जो चुंबकीय प्रॉपर्टी मतलब चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे, कौन से ऐसे होंगे जो आकर्षित होंगे। तो इन्हीं सभी को समायोजित करते हुए आज का लेक्चर अपने होने वाला है। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम का। तो लीजिए करते हैं शुरू चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण में देखिए क्या होता है, सीधी सीधी बात करें, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक प्रॉपर्टी और थी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही थी, वो थी रंग। तो रंगों की व्याख्या भी अपन ने अल्फाइड इलेक्ट्रॉन पर ही की थी। और आज का अपना जो टॉपिक है चुंबकीय गुण, इसकी व्याख्या भी अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही करने वाले हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। पहली चीज तो ये रहा, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इस चुंबकीय प्रॉपर्टी मैंने उपसय संयोजक जो पाठ पढ़ाया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वीबीटी पढ़ाई मैंने आपको। वीबीटी में क्या था यहाँ पर कि वहां क्या है, चुंबकीय प्रॉपर्टी के आधार पर अपन यौगिक की संरचना बता रहे थे कि भाई कब अंदर के डी कक्षक काम में लिए जा रहे हैं संकरण में, कब बाहर के डी कक्षक काम में लिए जा रहे हैं। तो वो अपन किस आधार पर बता रहे थे, चुंबकीय गुणों के आधार पर बता रहे थे। तो यदि वीबीटी आपको ये चेक करना है तो वीबीटी का लिंक दे दिया है मैंने आई बटन के ऊपर, आप वहां से वीबीटी चेक कर सकते हो, संयोजकता बंध सिद्धांत। और उससे अपने को पता चल जाएगा कि भाई जो अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय इसका मतलब अंदर के डी कक्षक काम में नहीं लिए जा रहे, बाहर के काम में लिए जा रहे। प्रतिचुंबकीय मतलब अंदर के डी कक्षक काम में लिए जा रहे। इस आधार पर यौगिक की संरचना निर्धारित कर देते हैं। तो चुंबकीय गुण दूसरे प्रॉपर्टी क्या रही, चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुल यौगिकों की संरचना निर्धारित करते हैं। ये ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण। अब देखिए ये चुंबकीय गुण उत्पन्न कैसे होता है। तो चुंबकीय गुण, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति की वजह से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दो प्रकार की गति क्या है, यहां देखिएगा एक परमाणु की जब संरचना बनाते हैं, मैंने ये एक कोष बनाया कोई, ठीक है, यहां मैंने ये इलेक्ट्रॉन बना दिया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब यहां नाभिक के चारों तरफ ये क्या है, ये कक्षा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो आवेशित इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिवली चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह कार्य करेगा और चूंकि कक्षा में घूम रहा है तो इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे अपन कहेंगे कक्षीय आघूर्ण। यानी एक गति तो होगी उसकी कक्षीय गति, और कक्षीय गति से जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को अपन निरूपित करते हैं म्यू से, कक्षा को एल से। अपन ने क्वांटम संख्या पढ़ी है, एन क्वांटम संख्या, एल है, एम है और एस है। ये क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्याओं का लिंक भी मैंने आई बटन पे दे दिया है। अब वहां से क्वांटम संख्या देख सकते हैं क्या होता है, एन, एल, एम और एस। तो ये कक्षा को निरूपित कर रही है। यहाँ पर रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है, ये रिजल्टेंट जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, परिणामी क्वांटम संख्या, वो म्यू एल है। तो एक तो हो गया ये चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा। दूसरा देखिएगा इलेक्ट्रॉन खुद के अक्ष के ऊपर भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, यानी खुद के अक्ष के ऊपर भी ये घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये खुद के अक्ष के ऊपर, जैसे मैंने ये अक्ष लिया, ये क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर
एंटी क्लॉकवाइज, खुद के अक्ष पर। तो अक्ष के ऊपर घूमेगा तो दूसरा रहेगा चक्रण गति, और चक्रण गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो कहलाएगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और इसको निरूपित करते हैं एस से। स्पिन हो गया, तो परिणामी जो कुल चुंबकीय आघूर्ण रहेगा, चुंबकीय आघूर्ण वो कितना रहेगा भाई, म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। ये कुल चुंबकीय आघूर्ण होना है। इन दोनों का जोड़ दिया, जोड़ने पर कुल चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात हो गया अपने को। इसे आप यूं भी लिख सकते हो म्यू एल प्लस म्यू एस, और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटोन। डीएम का मतलब हो गया बोर मैग्नेटोन, और एक बोर मैग्नेटोन बराबर होता है EH/4 पाई m। ये एक बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला हो गया। तो बोर मैग्नेटोन ये इसकी इकाई होगी, किसकी, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होगी। अब हमें पता है कि हम कौन से तत्व पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं। संक्रमण तत्व जहां इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, n-1d कक्षक में आते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया इसको, तो मैंने कहा कि भाई n-1d यानी 3d और 4s के बीच में ऊर्जा अंतर ना के बराबर है, नगण्य है। फलस्वरूप क्या रहेगा, मैं यूं मान सकता हूं कि भाई ये n-1d जो इलेक्ट्रॉन है ये परिधि के ऊपर ही है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर की तरफ ही है ये एक प्रकार से। तो जो कक्षा में घूमेगा तो इसका कक्षा में बाहरी वातावरण से इसकी कक्षीय गति क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहां पर n-1d कक्षक लगभग बाहर की तरफ ही रहते हैं, फलस्वरूप बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इनकी कक्षीय गति बहुत सीमित हो जाएगी। इससे इनकी कक्षीय गति बहुत सीमित हो जाती है। तात्पर्य क्या रहा, तात्पर्य ये रहा कि म्यू एल का जो योगदान है वो लगभग क्या हो गया, शून्य हो गया। तात्पर्य ये रहा फलस्वरूप म्यू एल का मान जब शून्य हो गया तो बचा क्या, बचा ये कि म्यू जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, वो लगभग बराबर होता है म्यू एस। ये इसका मतलब इसकी कक्षा में घूमने का जो योग, जिससे कक्षा में घूमने से, अब मैं कह रहा हूं कि 3D इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही है लगभग, फलस्वरूप क्या रहेगा, बाहरी वातावरण से ज्यादा प्रभावित होंगे तो कक्षीय गति प्रभावित हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। लेकिन अपने चक्रण की तो गति वो की वो रहेगी। तो इस गति के सीमित होने से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग शून्य हो गया। तो बचा क्या अपना चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इन यौगिकों का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जो इसका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा वो। अब देखिएगा उपसंयोजक यौगिक हैं, उपसंयोजक यौगिकों के, भाई हम जानते हैं कि ये उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं संक्रमण तत्व। उपसंयोजक यौगिकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का जो मान निकाला जाता है वो फॉर्मूला है ये n × n+, यहां n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो कहा s पर ही डिपेंड करता है, n कहां से आ गया, तो बिल्कुल ये n ही है, ऐसी है। देखो कैसे, जो चक्रण क्वांटम संख्या से फॉर्मूला है निकालने का वो है 4s × s+, ये तो पता है ना s क्या होती है, अभी तो याद है आपको। अब देखो s का मान क्या होता है भाई, 1/2 होता है, +-½ अयुग्मित की बात करूं इसका मतलब प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, हाफ हो गया, अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ हो गया। तो इसके लिए अपन बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, 1/2, 1/2,
1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ये रहा ना। तो n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रह गया, n इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्या है n/2, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, 2 के लिए 2/2, 3 के लिए 3/2, 4 के लिए 4/2, यही रहेगा ना। तो n के लिए n/2। तो ये मान आप रखो यहां पर s का मान, s की वैल्यू बता रहा हूं। तो देखो 4 इंटू n/2 n/2 प्लस 1, ये तो 2 बच गए, 2n हो गया ना, और ये n+1/2। एलसीएम ले लिया इसका, 2 से 2 कट गए, बोलो आया कि नहीं आया। तो म्यू बराबर हो गया n इंटू n+2, ये 2 आएगा यहां पर। एलसीएम लोगे ना 2 तो 2 आ जाएंगे यहां पर। तो अपना फॉर्मूला आ गया n इंटू n+2। ये रहा अपना पोसेसिव यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखिएगा पदार्थों में कई प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। पदार्थों में कई प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वो गुण कौन कौन से हैं अपने इस पाठ की बात करें तो पहला है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकत्व, दूसरा अनुचुंबकत्व, और तीसरा लौह चुंबकत्व। और 2 और आपने पढ़े हैं पहले चैप्टर में, सॉलिड स्टेट में चुंबकत्व की जब अपन बात कर रहे हैं, हालांकि ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इस चैप्टर का हिस्सा ये 3 ही है। चौथा हो गया प्रतिलोह चुंबकत्व, और 5वां हो गया फेरी चुंबकत्व। ये कुल 5 प्रकार के चुंबकत्व हैं। इनमें से अपने इस चैप्टर का हिस्सा है ये 3। तो लीजिए अपन पढ़ते हैं पहला प्रतिचुंबकत्व। डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकत्व में होता क्या है, वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, वे परमाणु तथा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उन पदार्थों का गुण होता है प्रतिचुंबकत्व है। इसमें होगा क्या, युग्मित हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, काट दिया, ये इससे। तो फलस्वरूप क्या रहेगा, कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या रह जाता है, 0 रह जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0। ठीक है भाई। अब ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें। मैंने कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया और इसमें ये पदार्थ रख दिया। अब इस पदार्थ में क्या है भाई, ये प्रतिचुंबकीय है, कोई भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करती हैं, तो यहां देखिएगा इसके म्यू एस का मान तो 0 हो गया, लेकिन आपको पता है म्यू एल भी होता है जो बाहरी परिधि की तरफ होने के कारण सीमित हो जाती है कक्षीय गति। लेकिन यहां होगा ये कि जैसे ही अपन इसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसका कक्षीय जो चुंबकीय आघूर्ण है, कक्षीय, वह इस बाहरी चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत कार्य करने लग जाएगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के। फलस्वरूप ये रहेगा कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत कार्य करने की वजह से क्या हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी ये पदार्थ चुंबक से क्या रहेंगे, प्रतिकर्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहां ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर म्यू एस बराबर 0 ही रहता है,
भाई स्पिन क्वांटम नंबर तो ऑपोजिट हो गए ना इनके स्पिन, तो इसका तो मान 0 ही हो गया, परंतु कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत प्रेरित हो जाता है। इससे क्या होगा, चुंबक से ये प्रतिकर्षित रहेंगे, फलस्वरूप चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक से क्या रहेंगे, प्रतिकर्षित ही रहने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण है इनका, वो ये है कि प्रतिचुंबकत्व जो है वो लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है, सभी में, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें भी प्रतिचुंबकत्व होता है। अभी समझाता हूं, देखिए लगभग सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व होता है। अनुचुंबकत्व मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो भी है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुचुंबकत्व प्रभाव के कारण यह प्रतिचुंबकत्व दर्शाया नहीं जाता। अनुचुंबकत्व से बहुत कमजोर होने के कारण, बहुत कमजोर होने के कारण यह उन पदार्थों में प्रदर्शित नहीं होगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन पदार्थों में प्रदर्शित नहीं होता जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसके सामने फिर यह प्रतिचुंबकत्व का गुण ना के बराबर हो जाता है, हालांकि दर्शाया जाता है। देखो कैसे, यहां देखो भाई, कोई ऐसा कक्षक है जिसमें दोनों प्रकार के गुण हैं। ये डी कक्षक बनाया मैंने। अब देखो, इनका तो प्रतिचुंबकत्व है और इनका क्या है, अनुचुंबकत्व है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनका अनुचुंबकत्व और इनका क्या है, प्रतिचुंबकत्व है। इन दोनों में से ये स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत कमजोर हो गया, तो ये प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। कब, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तब। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन अनुचुंबकत्व। अपना 2 नंबर अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकत्व में क्या रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे लेकिन उनकी व्यवस्था एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से अनुचुंबकत्व आता है। ठीक है, अब इनमें देखिए होगा क्या, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण इनका अवश्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है चुंबकीय आघूर्ण। इनको जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो देखिएगा ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की अनुदिश हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या रहेगी, चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से प्रवेश करती हैं। ये तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों से होकर गुजरती है, अर्थात ये चुंबक से आकर्षित होते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं। क्योंकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो इसके विपरीत चल ही नहीं रहा ना, प्रति समांतर वाली कोई स्थिति नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है वह दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से नष्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण हमेशा बचा रहता है। थर्ड है अपना लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व, इन्हें उत्तम कोटि का अनुचुंबकत्व कहा जाता है। उत्तम कोटि अनुचुंबकत्व। देखिएगा इनमें क्या है, यूनिफॉर्म डायरेक्शनल, जितने भी अयनित इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में व्यवस्थित रहता है। फलस्वरूप उत्तम कोटि का अनुचुंबकत्व, भाई अयनित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, लेकिन उसमें जब ये पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से मौजूद है, एक ही दिशा में है, तो उत्तम कोटि का अनुचुंबकत्व होगा, यानी सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किनका होगा, लौह चुंबकत्व का होगा। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होंगे उनका होगा। अब इसमें होगा क्या, जब इन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये इसी प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी चुंबक से ये आकर्षित होते हैं। और इनके जब उदाहरण की अपन बात करें तो अपन ने फिर कोई निकाले, मानव Fe3O4 हेमेटाइट, ये उत्तम कोटि के अनुचुंबकत्व दर्शाने वाले कुछ तत्वों और यौगिकों के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, जब एक ही दिशा में है तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी इनमें चुंबकत्व क्या है, भाई यूनिफॉर्म डायरेक्शनल में है, तो चुंबकीय गुण का मान बहुत ज्यादा होता है। इनका उपयोग क्या किया जाता है, स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। भाई स्थायी है, एक ही साइड स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, लेकिन यदि ताप बढ़ाया जाए, यदि पीटा जाए, इनको चोट लगाई जाए, तो इनका ये चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने, ताप अथवा चोट से चुंबकीय गुण नष्ट होता है। क्लियर होगी बात नहीं यहां पर। अब देखिएगा, जब अपन बात करेंगे अनुचुंबकीय है, उनका ताप बढ़ाएंगे तो ताप जो अनुचुंबकत्व है वो कम हो जाएगा। क्या ऐसा ही प्रभाव लौह चुंबकत्व का होगा? तो देखिए, लौह चुंबकत्व को जब ताप दिया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो लौह चुंबकत्व किसमें बदल जाता है, रैंडम हो जाते हैं, इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ताप बढ़ाने पर जो एक ही दिशा में चल रहे थे सारे के सारे, जो चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अव्यवस्थित हो जाते हैं ताप बढ़ाने पर। तो ये तो क्या है, ये तो है लौह चुंबकत्व, और ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। तो जिस ताप के ऊपर लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदलता है, उस ताप को अपन कहते हैं क्यूरी ताप। और आपको खुद को पता है कि लौह चुंबकीय का चुंबकत्व है वो अनुचुंबकीय के चुंबकत्व से हमेशा ज्यादा होता है। तो ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व का चुंबकत्व घट जाए, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उनका चुंबकत्व घट जाता है, यानी ताप बढ़ाने पर इनका चुंबकत्व घटता है। तो देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकत्व जो गुण है, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व, इन तीनों पे ताप का देखते हैं। प्रति चुंबकत्व में क्या होती है, व्यवस्था यूं है, एक दूसरे के प्रति समांतर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फलस्वरूप इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया और ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, ताप से अप्रभावित। कौन, प्रति चुंबकत्व। अनुचुंबकत्व ताप से चुंबकीय गुण घटता है, और लौह चुंबकीय में भी ताप से चुंबकीय गुण घटता है। ये रहे अपने तीनों के तीनों चुंबकीय गुण या चुंबकत्व। तो हमने पढ़ा प्रति चुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है और लौह चुंबकत्व है। अपने इसी सिलेबस के यही तीनों पार्ट थे, जो तीनों पार्ट को अपन ने पढ़ लिया है। इसी के साथ अपना डी ब्लॉक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल अपन शुरू करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें और जितने भी उस चैप्टर के जितने भी लेक्चर हैं क्रमबद्ध रूप से उनका अध्ययन करें और स्क्रॉल ना करें वीडियो को। आगे नहीं भागें, कि आगे भागने से कोई ज्यादा समझ में नहीं आने वाला। समझ में आएगा तब जब आप हर चीज को बारीकी से और क्रम से पढ़ोगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है ये पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो मिलते हैं
कल की क्लास में, और कल की क्लास लेकर आ रहा हूं मैं एब ब्लॉक के तत्वों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।